हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जी हाँ साथियों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो क्लास 10th का ये तीसरा नंबर चैप्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में बहुत इससे जो है सवाल बनते हैं और वहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो है प्रश्नों को दिया जाता है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो या फिर डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे देगा और फिर कहेगा इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। पहले इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करने के लिए कितनी सारी विधियाँ हैं इस पर बात करते हैं और किस विधि का यूज आज के इस वीडियो में हम आपके बीच करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है मैंने हेडिंग में लुप्तीकरण विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मानी होता है, जरा पहले मैं आपको यह बता दूं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस नाम से आपका क्लास 10th में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 इस नाम से है। इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि दो गो चर रहेगा। दो गो चर में क्या हो सकता है, एक्स और वाई हो सकता है, ये दो चर हो गए, या ए बी हो सकता है, दो चर हो गए, या फिर पी क्यू हो सकता है, दो गो चर हो गए। यानी कि दो गो चर में आपका क्वेश्चन रहेगा। कैसे, जैसे कि 2x प्लस 3y ये दो चर में हो गया और रैखिक रहेगा। रैखिक का माने हुआ दोनों चर का घात एक ही होना चाहिए, यानी घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक घात वाले को आप रैखिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चर हैं, रैखिक है और समीकरण के लिए बराबर होता है। कुछ इधर 0 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, नेगेटिव में दे दीजिए, पॉजिटिव में दे दीजिए। कहने का मतलब कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, तब जाके आपका ये समीकरण कहलाया। तो इसको आप कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म नहीं कहेंगे अभी आप। इसलिए आप इसको युग्म नहीं कहेंगे क्योंकि युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो गो समीकरण होगा। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 0 है, तो एक और समीकरण आप यहां पर लिखिए, कोई और ले लीजिए यहां पर, जैसे 3x माइनस 4y और बराबर में आपने क्या ले लिया, 0 ले लिया, या 10 लिख देंगे। अब आप इन दोनों समीकरणों को एक साथ क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात समझे, दो चर कैसे, तो इसमें दो चर हैं तो ये दो चर हो गया। अच्छा, रैखिक क्यों, क्योंकि घात इसका एक है, ये रैखिक हो गया। युग्म क्यों, क्योंकि ये जोड़ा में है। आप इसको पहला समीकरण बोलते हैं, इसको आप दूसरा समीकरण बोलते हैं और इस तरीके से दोनों को मिलाकर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कह देते हैं। ठीक है साथियों, यही आपको क्लास 10th में पढ़ना होता है। ठीक है, अब इस समीकरण में हमको हल करना होता है और हल करके x का मान या y का मान, दोनों का मान जो है मुझे निकालना होता है। अगर x और y के फॉर्मेट में है, अगर ये क्वेश्चन a फॉर्मेट में होता, जैसे 3a प्लस 2b बराबर में 4, उसके बाद 4a प्लस 9b बराबर में 3, अगर ऐसा होता तो यहां पर चर क्या है, a b, तो आप इनका मान निकालेंगे, यानी इसको आप हल करेंगे और a और b का मान खोजते हैं। ठीक है, तो इस मान को, यानी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, x और y के मान को निकालने के लिए क्लास 10th में कितने विधि हैं, तो 6 विधि हैं। 6 विधि हैं सर। एक तो आपका ग्राफीय विधि होता है और ये परीक्षा में तो पूछा ही जाता है, एकदम 5 नंबर में आपको ध्यान रखना है। ग्राफीय विधि से अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको ग्राफीय विधि से भी सॉल्यूशन करके समझा चुका है। ठीक है, कि ग्राफीय विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करना होता है। साथियों, उसी में ग्राफीय विधि के बाद जो है आपका आता है लुप्तीकरण विधि, और इसी लुप्तीकरण को आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको आप कहते हैं विलोपन विधि, और अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो इसको आप विलोपन भी कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहला विधि लुप्तीकरण विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों अलग क्वेश्चन है और दोनों का सॉल्व करने का तरीका भी कुछ अलग होगा।
ठीक है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैंने जो 2 क्वेश्चन लिखा है इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, और ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने आ गया तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इसको मैं आपको यहाँ नोट कर लेता हूँ पहले। x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर में 4, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये समीकरण नंबर सेकंड है। ये पहला है लुप्तीकरण विधि। उसके बाद मैं आपको प्रतिस्थापन विधि भी लेकर आने वाला हूँ। प्रतिस्थापन विधि से भी हम आपको सॉल्व करेंगे। उसके बाद तुलनात्मक विधि होता है, तुलनात्मक के बाद वज्र गुणन विधि होता है, उसके बाद अनुपात निर्णय विधि होता है। तो सारे विधि को मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में आप तक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लुप्तीकरण विधि का क्या मानी है, जरा ध्यान दीजिए। इसका नाम ही है लुप्ति। क्या नाम है? लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण मतलब लुप्त करना। क्या करना? लुप्त करना। लुप्त का मतलब क्या होता है? हटा देना। किसको हटाना है भाई? किसको हटाना है? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करना है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास 2 चर हैं तो उन दोनों चर में से किसी एक चर को आपको जो है हटाना है, यानी कि लुप्त करना है, काट देना है। पहला आप यही याद रखेंगे कि मतलब 2 चर है ना आपके पास, 2 चर जो दिया गया है, मान के चलिए कि x और y में वो चर हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को क्या करना है? तो हटाना है। क्या करना है? हटाना है। हटाना है, या तो आप x को हटा दें या फिर y को हटा दें। तो हटाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप x को मिटा दीजिए। जी नहीं, हर चीज का एक नियम है, हर चीज का एक रास्ता है, एक तरीका है। तो कैसे हटाएंगे, चलिए बात कर लेते हैं। इसको हटाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो चर को आप हटाना चाहते हैं, चर को जो हटाना चाहते हैं, यानी कि जिस चर को आपको हटाना है, जिस चर को आप हटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उस चर का गुणांक, उस चर का जो गुणांक होगा वह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उस चर का गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप x वाले को हटाना चाहते हैं, ठीक है, x वाले को अगर आप हटाना चाहते हैं तो x का गुणांक, देखिए या गुणांक का मतलब क्या होता है? बगल वाला अचर पद। तो x के बगल में क्या है? कुछ नहीं, 1 है। x के बगल में क्या है? कुछ नहीं, 1 है। तो आप इसको आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि जिस चर को हटाना चाहते हैं उस चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। इन दोनों में चर का गुणांक क्या है? बराबर है। अगर बराबर नहीं होता सर तो क्या करते? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसमें x के ऊपर वाले में 8 है और यहाँ पर 3 है, अलग अलग चर है, इसका गुणांक है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें 5 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी अलग अलग है। तो सर अलग अलग रहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो फिर इसको अलग अलग वाले को बराबर करना पड़ेगा। किसी एक को बराबर कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस करना होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम समझेंगे उसको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जिस चर को हटाना चाहते हैं उस चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। लेकिन जरा आप देखिए, इन दोनों में चर का गुणांक बराबर है, y वाले में भी तो बराबर है, y का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है। तो फिर सर किसको हटाएं? किसको हटाएं? देखिए हटाइए आप उसको, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। आपको उसको हटाना बड़ा आसान होता है जो पहले से प्लस और माइनस में होता है ना। यानी कि जो पहले से प्लस या प्लस माइनस में, यानी कि एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में, प्लस माइनस में हो, उसे हटाना क्या होता है? मतलब आसान होता है, सही नहीं होता, आसान होता है, आसान होता है। बात समझे कि नहीं? मतलब जो प्लस और माइनस में दिया रहे चर और उसका कोफिशिएंट भी बराबर हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में, उसे हटाना बड़ा आसान हो जाता है। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो डायरेक्टली इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिएगा। इन दोनों समीकरण को क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। तो जैसे ही जोड़िएगा तो इन दोनों तो जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, और ये दोनों घट जाएगा, घटने से ये हट गया, कट गया, तो यहाँ से ये लुप्त हो गया, इसीलिए इसका नाम लुप्तीकरण विधि हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने से ही तो ये हटेगा। जोड़ने पर अगर आप कहेंगे सर इसको घटा के भी तो हटाया जा सकता था,
जी हाँ, घटा के भी आप हटा सकते हैं, लेकिन घटा के जब हटाइएगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस चिन्ह माइनस होगा और ये प्लस माइनस चिन्ह प्लस बन जाएगा। तो फिर ये दोनों वाई वाई प्लस हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा तो एक्स कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से प्लस माइनस में दिया उसको करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा x प्लस वाई बराबर में 6 और नीचे है x माइनस वाई बराबर में 4। अब जरा ध्यान दीजिए, ये तो कट गया, अब x और x मिल के क्या बन गया 2x और बराबर में 6 और 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। अगर आप यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो ये 10 और ये गुना वाला इसके भाग में आ गया और ये 2 से ये 10 कट गया 5 बार में, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कितना आ गया सर 5 आ गया। तो इतना बात तो सर आपको क्लियर हो गया होगा कि सर x का मान तो मुझे निकालने आ गया है। अगर आप x का मान निकाल लिए तो फिर y का मान निकालना बड़ा आसान होता है। इस x के मान को समीकरण 1 में x के जगह पर रखिए या समीकरण 2 में x के जगह पर रखेंगे तो आपको y का मान निकल जाएगा। कैसे, तो जरा देखिएगा, हम इसको भी निकाल के दिखा ही देते हैं आपको। लिखेंगे आप यहाँ पर लाइन कि समीकरण नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए, मुझे एक अच्छा लगता है तो रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर कितना रखना है तो 5 रखना है, क्योंकि x का मान कितना आया है 5। 5 रखने पर तो समीकरण 1 आपके पास ये रहा, x प्लस वाई बराबर में 6, तो x के जगह पर 5 रखेंगे प्लस का y बराबर में 6 हो जाएगा। y का मान निकालेंगे तो 6 और ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 और y का मान निकल के आ गया 6 में से 5 घट के 1। 6 में से 5 घट के 1। इधर उधर संख्या को ले जाते हैं, मतलब बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाइए या उस तरफ से आप इस तरफ ले आइए, तो जो चिन्ह प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो गुना में होता है वो भाग में, जो भाग में रहता है वो गुना में हो जाता है, अदला बदली करने से। ये तो बात आपको पता ही होगा, 9th में भी आपने खूब अच्छे से पढ़ा है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे सॉल्व करना है लुप्तीकरण विधि, और ये बड़ा आसान विधि होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है सर, अगर आप इसको जोड़ने के बजाय इसको अगर आप घटाते तो क्या आंसर नहीं आता सर। देखिए x प्लस वाई बराबर में 6 और x माइनस वाई बराबर में 4, अगर आप इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदल गया है ना, माइनस प्लस बन गया और इसका प्लस माइनस, इसका पहले प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये x कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में जब तक नहीं रहता है उसे आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस हट जाता है अगर कोफिशिएंट बराबर हो और x और x बराबर है, यानी अचर पद बराबर हो और चर पद बराबर हो। अब यहाँ देखिएगा तो y और y दोनों प्लस में है तो मिल के बन गया 2y, और यहाँ देखिए 6 में से 4 घटाइएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। अगर आप y का मान निकालेंगे तो 2 और इसका गुना वाला भाग में आ गया, 2 से 2 कट के कितना आ गया 1, तो यहाँ भी तो y का मान 1 आया था। तो अगर आप यह x को काटे हैं तो y का मान पहले निकल गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y के जगह पर रखेंगे तो x का मान 5 निकल के आ जाएगा। तो किसी को भी आप पहले निकाल सकते हैं और किसी को भी आप बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में काम करना है, फास्ट काम करना है। गणित तो सर सब लोग बनाते हैं, लेकिन जो गणित को फास्ट जो बनाता है ना, बहुत ही जल्दी जो बनाता है वही सर मास्टरमाइंड कहलाता है ना। इसलिए आपको तेजी से बनाना है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास बहुत ही कम समय दिया रहता है। आप 1 साल लगाते हैं क्लास 10th की सिलेबस को कंप्लीट करने में, 1 साल लगाते हैं ना, 1 साल में सिलेबस कंप्लीट होता है। अब 1 साल में कितने तरह के हिसाब आप सीखते हैं, सारे हिसाबों को जल्दीबाजी में अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में सर बहुमूल्य टाइम होता है, कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस में रखिए और सॉल्व करने का आदत बनाइए, खूब फास्ट सॉल्व कीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये मैं आपको दे दिया, आप इसको नोट करेंगे। नोट करने का भी तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर इसको समझ लिया तो बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन उतारिए और खुद से सॉल्व करने के लिए तैयार होइए, कॉपी और कलम के साथ हमेशा बैठिएगा, तब बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। चलिए अब दूसरा नंबर सॉल्यूशन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 8x प्लस 5y बराबर का 9 और एक है 3x प्लस 2y बराबर का 4। सर यहाँ तो ना कोई माइनस में है ना कोई प्लस में है, ये एक समस्या।
चलिए वो तो कंप्लीट हो जाएगा, घटा देंगे तो चिन्ह तो बदले ना करता है। चलिए, लेकिन सर बात कोफिशिएंट की है। इससे पहले वाले सवाल में इसका कोफिशिएंट और इसका भी कोफिशिएंट बराबर था, तो किसी एक को काट दिया, आसानी से हो गया कब, है ना। लेकिन यहां पर सर बराबर नहीं है, कैसे करना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, अगर आप x के मान को बराबर करना चाहते हैं, यानी x के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका सेकेंड समीकरण है। करना क्या होगा, इस पहले वाले समीकरण पूरे में, यानी कि बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी, नीचे वाले x के गुणांक से गुना करना पड़ेगा। x का गुणांक नीचे क्या है? 3 है, तो पूरे में आपको 3 से गुना कर देना है। और ऊपर वाले समीकरण के जो x का गुणांक है उसको नीचे वाले समीकरण के दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, यानी बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी। इससे क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट बराबर होगा, x का कोफिशिएंट बराबर होगा। तो सर x का कोफिशिएंट बराबर करने के लिए बाकी में क्यों गुना करना पड़ रहा है? इसलिए कि बैलेंस हो जाए सर ये दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है कोई भी काम हो रहा है अगर हम गुना कर रहे हैं या भाग लगा रहे हैं तो दोनों तरफ लगाएंगे, ताकि फिर बाद में सिंप्लीफिकेशन होने के बाद पुनः पहले जैसे रूप में वो कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो गुना अगर आप करते हैं तो ऊपर में पूरा में गुना किए, 3 8 कितना हो जाएगा? 24x, फिर प्लस 5 में 3 से गुना किए 15y, और यहाँ 9 3 कितना हो जाएगा? 27। इसको आप करिए समीकरण नंबर 3। 2 तक तो यही था, यहाँ कीजिए 8 3 24x प्लस 2 गुना 8 16 हो जाएगा y, और यहाँ 4 8 कितना हो जाएगा? 32। ये समीकरण 4। देखिए इससे क्या हुआ, x का कोफिशिएंट बराबर हो गया ना। क्या बराबर करने आपको आया? यस सर आया। अगर y वाले को बराबर करना होता, सपोज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मान के चलिए कि इस समीकरण को हम एक बार लिखते हैं, फिर मैं आपको एक बार समझा ही देता हूं। 3x प्लस 2y बराबर में 4, ये आपका पहला था और ये आपका दूसरा है। तो अगर y वाले को बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर में y का गुणांक क्या है? 5, उसको नीचे में पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे में y का गुणांक क्या है? 2, उसको पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों तरफ इस बात का ध्यान रखना है। 8 दूना 16x, 5 दूना 10y बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 15x और 5 दूना 10y और बराबर में 5 चौके 20। यहाँ देखिए बराबर हो गया। तो बराबर करने आना चाहिए। अगर बराबर पहले से अगर दिया होता, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 8 की जगह 3 होता, सपोज 3 होता, तो पहले से बराबर है, तो फिर हम इसको क्यों जाते बराबर करने? कोई एगो बराबर तो है ना, तो फिर एगो काम तो बच गया, हमारा समय भी बचेगा। बस डायरेक्ट इसको आप घटाइए, चिन्ह बदलिएगा, आराम से ये कट जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। मतलब ऐसा मतलब कभी देखने को मिले, कभी क्या मिलेगा ही देखने को। अलग अलग किताबें से आप अध्ययन करते हैं, भारतीय वन से पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी से पढ़ते होंगे, या फिर आलोक पब्लिकेशन से आप पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन तो वहाँ पर देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो वहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो आपको ऐसे हैंडल करना है सर, ध्यान लगा के। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, और फिर यहाँ पर क्या करना होगा भाई, इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे घटाने पर, है ना, ये बाकी काम आप कर लेंगे। इसका माइनस चिन्ह हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो ये तो कट गया। अब 15 और 16 माइनस प्लस में है, 15 प्लस में है और 16 माइनस में, तो घटाएंगे आप। अगर यहाँ भी 15 होता तो ये भी कट जाता, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आता है। चलिए फिलहाल अभी घटाएंगे, 15 में से 16 घटेगा, 16 माइनस में है, तो यहाँ पर बचेगा -1y, तो आप सीधे y लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, और 32 में से आप 27 को घटाएंगे, तो 32 में 27 घटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -5 बचेगा कि नहीं। 27 और 5 32 होता है, 12 में से 7 गया 5 और 2 में से 2 गया 0। ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, तो y बराबर आ गया 5, माइनस से माइनस कट के प्लस बन गया, और y का मान कितना आ गया, 5। देखिए यहाँ भी संजोग की बात क्या है कि y का मान 5 आया है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। लेकिन इससे पहले वाले समीकरण में इसमें x का मान कितना आया था, 5 आया था, याद है ना आपको। यहाँ पर y का मान 5 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब y का मान निकल गया, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, 1 में 2 में 3 में या समीकरण 4 में, किसी में भी आप y का मान 5 रख के x का मान आसानी से निकाल सकते हैं।
किसी में भी। लेकिन ज़रा सोचिए, हम समीकरण 3 और 4 में क्यों जाएंगे? बड़ा बड़ा कोफिशिएंट है, बड़ा बड़ा गुणांक, गुना करना होगा, क्यों नहीं हम छोटके में काम चलाते हैं? तो लिखिए आप समीकरण 1 में ही रख लीजिए। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर क्या हम समीकरण 3 और 4 में रख सकते थे सर? बिल्कुल रख सकते थे और आंसर भी आता। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसका चिंता ना करेंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। 8x प्लस 5y बराबर में 9 हो गया। अगर आप 8x रखेंगे प्लस 5 गुना y के जगह पर आप 5 रखने वाले हैं, बराबर में 9। ये बन गया 8x, ये बन गया 25, बराबर में हो गया 9। 8x को बराबर करेंगे 9 अपने जगह पर, 25 को उसका रिश्तेदार बुला लिया, माइनस में गया तो 8x बराबर 25 में से 9 गया 16 बचेगा माइनस में, और x का मान निकालेंगे तो -16 बट्टा में 8। अगर आप इस 8 से 16 को काटने वाले हैं तो कट किया गया 2x बराबर -2। आप यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2, y बराबर 5, और ये हो गया आपका खूबसूरत सा आंसर। प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस जितना चाहे उतना आप करेंगे, है ना। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ HW, आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर आज 26 तारीख है, मैं 26 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके बीच। इसका जवाब आप x और y का मान ज़रूर निकालिएगा और बताइएगा कि सर मुझे x का ये मान आया और y का सर मान मुझे इतना आया है। बिल्कुल बताइएगा, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब का करूँगा इंतज़ार। साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर छापना है। वीडियो प्यारा लगा, वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए, अपने सभी मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।